हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपीएससी मंत्रालय संस्कार पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरा वीकली करंट अफेयर, पूरा पीआईबी का। आपको पता है पीआईबी का इंपॉर्टेंस आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है। पीआईबी पूरा एक हफ्ते का कवर कराऊंगा, 6 से 12 तक का। साथ में इसमें क्वेश्चन भी ऐड किया हुआ हूँ, उसमें क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। पूरा वीडियो जो है एंड तक जरूर देखना है। कोई भी पीआईबी अगर करेंगे मिस, वही पीआईबी एग्जाम में आएगी, तो कोई भी पीआईबी नहीं करना है मिस। पूरा वीकली ये कवर होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। वो इन्हीं पीआईबी से ही आने होते हैं। तो लिस्ट ऑफ आउटकम जारी किया गया है मिनिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के द्वारा। विजिट्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी टू ऑस्ट्रेलिया, कि मोदी जी जो ऑस्ट्रेलिया में विजिट किए हैं तो उसके क्या क्या आउटकम्स आए हैं, उसका एक लिस्ट पूरा जारी किया गया है पीआईबी में। तो इस लिस्ट को हम लोग समझते हैं कि क्या क्या लिस्ट में है और क्या क्या जरूरी बातें जो है वो कही गई हैं। तो समझिएगा क्या क्या लिस्ट में है। सबसे पहले ज्वाइंट डिक्लेरेशन हुआ है ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, डिफेंस में काम कर रहे हैं। तो हमने क्या किया है, डिफेंस में एक ज्वाइंट जो है वो कोलैबोरेट कर रहे हैं, सिक्योरिटी के साथ कॉर्पोरेशन कर रहे हैं। अगर बात करें रिन्यू करेंगे, जो हमारे एग्जिस्टिंग जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन है सिक्योरिटी 2009 की, उसको रिव्यू करेंगे हम लोग। आइडेंटिफाई करेंगे इंटरप्रोबेबिलिटी फोर्सेस को, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करेंगे, मैरीटाइम डोमेन को भी देखेंगे, और डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेट भी हम लोग करेंगे। तो बेसिकली ये सब हम लोग करने वाले हैं। साथ में हम लोग टेररिज्म के ऊपर डिस्कस करेंगे, टेररिज्म के ऊपर, काउंटर टेररिज्म को ध्यान देंगे, एचएडीआर करेंगे, और यूएन क्लॉज आपको पता है, सी को पूरा गवर्न करने वाला क्लॉज है, इसके बारे में भी ध्यान करेंगे। तो हम ये सब बेसिकली क्या कर रहे हैं, डिफेंस से रिलेटेड आउटकम आए। दूसरा बात करें तो मैरीटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोड मैप आया है, मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड आउटकम आए हैं बाहर। मैरीटाइम सिक्योरिटी से क्या आउटकम बाहर आई है कि इनहेंस करेंगे हम मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन को, और ज्यादा बढ़ाएंगे, प्रमोट करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको शेयर किया जाएगा, कैपेबिलिटीज डेवलपमेंट होंगी, ये सब काम हम करेंगे। तीसरे अगर आउटकम की बात करें तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, तो याद रखना, एक हो गया डिफेंस में, दूसरा हो गया मैरीटाइम सिक्योरिटी में, तीसरा हो गया एनर्जी सिक्योरिटी में। एनर्जी सिक्योरिटी में हम क्या करेंगे, एनर्जी सिक्योरिटी में हम जनरली मूव करेंगे किसके तरफ, बताया था आपको कि हम क्या करेंगे, यूरेनियम जो है वो वहां से इंपोर्ट करेंगे, और यूरेनियम जो है वो हमारे न्यूक्लियर एनर्जी जो हम बनाएंगे उसमें काम आएगा। तो उस ये रिन्यूएबल एनर्जी पे हमारा फोकस है। तो एनर्जी में हम कोलैबोरेट करेंगे ऑस्ट्रेलिया के साथ। साथ में फाइनलाइजेशन करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट ऑफ द इंडियन ऑस्ट्रेलियन सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट, जो बताया हूँ कि सिविल न्यूक्लियर क्या करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे। साथ में ऑपरेशन में आएगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट, जो कि 2014 में साइन हुआ था। 2014 में साइन हुआ था। अब जो है क्या होगा, ये ऑपरेशन में आने की बात चल रही है, जिसमें क्या होगा कि सप्लाई किया जाएगा यूरेनियम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम बहुत ज्यादा मिलता है। और आपको पता है कि एनर्जी के लिए, अगर हमें न्यूक्लियर एनर्जी बनानी है, तो उस न्यूक्लियर एनर्जी के लिए सबसे जरूरी क्या हो जाते हैं, यूरेनियम हो जाते हैं। तो वो यूरेनियम हम क्या करेंगे, ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करा लेंगे। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जिससे क्वेश्चन 100% आने के चांस है, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आएंगे, कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने एक पार्टनरशिप किया फॉर साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सप्लाई चेन। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं PACTS। तो पैक्ट के रूप में डायरेक्ट आ जाएगा कि पैक्ट क्या है। तो पैक्ट और कुछ नहीं है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ एक एग्रीमेंट है। किससे रिलेटेड है ये एग्रीमेंट, तो ये एग्रीमेंट जो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। ये रिलेटेड है किससे, ये रिलेटेड है साइबर से रिलेटेड है, ये रिलेटेड है क्रिटिकल जो टेक्नोलॉजीज होती हैं, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ये जो रिलेटेड है सप्लाई चेन से रिलेटेड है, सप्लाई चेन से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है, साइबर एंड साइबर इनेबल क्रिटिकल जो टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन हुआ था 2020 में, उसी को आगे फर्दर जो है वो और बिल्ड किया गया है और मजबूत किया गया है। साथ में इसमें क्या बात किया गया है, रीजनल सिक्योरिटी को हम बढ़ाएंगे, कोलैबोरेट प्रमोट करेंगे, जो भी सप्लाई चेन होगी। सबसे दिक्कत क्या होता है, कोई भी चीज जैसे एनर्जी है या कोई भी चीज है, सप्लाई चेन जब डिस्टर्ब हो जाती है तो चीजें जो है बिगड़ना शुरू हो जाती है। तो हम सप्लाई चेन को सही करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, जो नया नया इन्वेंशन हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, तो उन टेक्नोलॉजी को हम इनोवेट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। साइबर सिक्योरिटी, आपको पता है साइबर सिक्योरिटी की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो साइबर क्राइम बढ़ गया, तो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर हम ध्यान देंगे, उसके ऊपर हमारा फोकस एरिया रहने वाला है। तो ये सब हमारे फोकस एरिया रहने वाले हैं पैक्ट में। तो पैक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, इससे डायरेक्ट जो है क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि पैक्ट जो है वो क्या है, किससे डील करता है। आगे अगर हम लोग बात करें और क्या चीजें हैं, तो एक एमओयू साइन हुआ है, मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है इंडियन कोस्ट गार्ड और मैरीटाइम बोर्ड कमांड के बीच में, जो ऑस्ट्रेलिया का है। तो इंडिया का जो कोस्ट गार्ड सिस्टम है और ऑस्ट्रेलिया का जो कोस्ट गार्ड सिस्टम है, उन दोनों के बीच में भी क्या हुआ, एक एमओयू जो है वो साइन हुआ है मैरीटाइम लॉ से रिलेटेड। मैरीटाइम जितने भी लॉज हैं उसको इन्फोर्स कराना है, डोमेन अवेयरनेस करना, और मैरीटाइम बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी है उसको प्रोवाइड कराने के लिए।
साथ में ऑस्ट्रेलिया इनवाइट कर रहा है इंडिया को मिलिट्री इंस्ट्रक्टर ऑस्ट्रेलियन डिफेंस कॉलेज फॉर 28-29। तो 2028-29 में एक ऑस्ट्रेलियन डिफेंस कॉलेज होने वाला है, उसके लिए इंडिया को इनवाइट किया गया है भारत के द्वारा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अनाउंसमेंट द डिप्लॉयमेंट ऑफ इंडियन मिलिट्री इंस्ट्रक्टर इन द ऑस्ट्रेलियन डिफेंस कॉलेज इन 2028 और 29। तो ऑस्ट्रेलिया में एक डिफेंस कॉलेज होने वाला है 2028-29 में, इसके लिए इंडिया के मिलिट्री जो इंस्ट्रक्टर हैं उनको जो है बुलाया गया है इसमें, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में एक एमओयू हुआ है, ये एमओयू भी बहुत जरूरी है। बेसिकली ये एमओयू किससे डील करता है, ये एमओयू जो है वो डील करता है स्किल डेवलपमेंट से, कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है स्किल डेवलपमेंट पे भी ध्यान देगा, दोनों लोग जो है स्किल को और इनहेंस करेंगे, स्किल को और बढ़ावा देंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योर एमएसडीई ने, और टेक्निकल फर्दर एजुकेशन टीएएफई ने, और गवर्नमेंट ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन ने सेटअप करेंगे एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन माइनिंग और माइनिंग इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी सर्विसेज इन सबसे रिलेटेड। तो क्या इसमें होने वाला है, इसमें जनरली क्या होने वाला है, हम माइनिंग इक्विपमेंट स्टेब्लिश करेंगे, साथ में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करेंगे। स्किल मेन इसमें फोकस एरिया कहाँ होने वाला है, स्किल ट्रेनिंग का होने वाला है, हम क्या करेंगे, स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे। भुवनेश्वर में हम डेवलप करेंगे सेंटर ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस इन सब डोमेन ऑफ माइनिंग ऑपरेशन। तो इन माइनिंग ऑपरेशन के लिए जो हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप करने वाले हैं वो भुवनेश्वर में करने वाले हैं, ये आपको याद होना चाहिए कि भैया कहाँ पे करेंगे, तो भुवनेश्वर में हम कर रहे हैं। ठीक है, ये बात याद रखना चाहिए। इट विल एनेबल एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट ट्रेनीज बिटवीन नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड टीएफई वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो जो ऑस्ट्रेलिया के हैं और जो हमारे जो भी ट्रेनर्स रहेंगे वो आपस में आइडियाज को एक्सचेंज करेंगे, स्किल को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। उसके अलावा हम लोग बात करें हैंडलिंग ओवर लेटर ऑफ इंटेंट। अच्छा, एक होता है एमओयू, एमओयू तो आपको पता है मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है। एक होता है एलओआई, एलओआई मतलब क्या होता है, लेटर ऑफ इंटेंट। लेटर ऑफ इंटेंट का मतलब क्या होता है कि अभी हम इस पे सोच रहे हैं काम करने के लिए, आगे हम इस पे काम करेंगे, अभी किए नहीं, अभी हम सोच रहे हैं। तो ये क्या है, लेटर ऑफ इंटेंट है, ये इंटेंट बता रहा है कि आगे हम इस पे क्या करेंगे, फोकस करने वाले है। तो हमने कुछ लेटर ऑफ इंटेंट पे भी साइन किया, जैसे यूनिवर्सिटी सेटअप करेंगे कैंपस इन इंडिया बेंगलुरु में, तो याद रखना है यूनिवर्सिटी सेटअप की जाएगी कैंपस का, और कहाँ पे, इंडिया में बेंगलुरु में। एनेबल सेटिंग अप कैंपस ऑफ फ्लिंडर यूनिवर्सिटी इन बेंगलुरु। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम क्या करेंगे, ऑस्ट्रेलिया का जो एक यूनिवर्सिटी है बहुत फेमस जिसका नाम है फ्लिंडर्स, तो ये फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी हम सेटअप करने वाले हैं कहाँ पे, इंडिया में। इसका ब्रांच हम सेटअप करेंगे बेंगलुरु में, कहाँ पे, बेंगलुरु में। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भैया ऑस्ट्रेलिया का जो यूनिवर्सिटीज है फ्लिंडर्स वो हम कहाँ से करेंगे, तो बेंगलुरु। आगे अगर हम लोग बात करें और क्या आउटकम्स हैं, तो लेटर ऑफ इंटेंट और साइन हुआ है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि जनरली जो हम एजुकेशन पढ़ते हैं वो कॉपी किताब वाली कहानियां हैं, ये वोकेशनल एजुकेशन में ट्रेनिंग वेनिंग सिखाई जाती है, कुछ क्राफ्ट से रिलेटेड है, आर्ट से रिलेटेड है, इन सब चीजों से, लोकल चीजों से जो है ट्रेनिंग जो है सिखाई जाती है, उसको बोलते हैं वोकेशनल एजुकेशन। तो वोकेशनल एजुकेशन और ऑस्ट्रेलिया की जो स्किल क्वालिटी अथॉरिटी है, इन दोनों के बीच में भी क्या एग्रीमेंट हुआ है। इसके साथ में रिपेटिटेरियन ऑफ इंडियन आर्टिफैक्ट, जो भी आर्टिफैक्ट है उनके साथ भी हुआ है। ब्रिंग बैक 3 इंडियन एंटिक्विटीज जो है उस पर फोकस किया गया है, जैसे कि द सेक्रेड बुल नंदी, आपको पता है किस पे फोकस किया गया है, हमारे आर्किटेक्चर पे भी फोकस किया जा रहा है। तो जो बुल नंदी है हमारे लिए बहुत पवित्र है, पता है आपको, सेक्रेट है। तो व्हीकल है शिवा का, तमिलनाडु में, इंडिया 11 to 12th सेंचुरी ग्रेनाइट। साथ में थ्रीडेंट विथ ऑस्पिशियस काली, माँ काली, भद्र काली जो है उनके ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है, और 6 हेडेड स्कंद जो है कार्तिकेय जो है इनके ऊपर भी ध्यान दिया। तो 3 चीजों पे, 3 जो इंडियन एंटिक्विटीज हैं उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। बुल नंदी हो गए, दूसरे हो गए भद्र काली, दूसरी क्या हो गई, भद्र काली हो गई, और तीसरे हो गए कार्तिकेय, तीसरे हो गए कार्तिकेय। तो इन 3 चीजों के ऊपर भी फोकस किया जाएगा। और फिर ऑपरेशनल रोड मैप होगा फॉर सोलर ट्रेनिंग एकेडमी। सोलर ट्रेनिंग एकेडमी में भी ऑपरेशन जो है हम आगे की तरफ ध्यान देंगे। आगे एक और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है 3 कंट्रीज के बीच में। कौन सी 3 कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इंडिया। इन तीनों के बीच में ये कोलैबोरेशन हमें देखने को मिला है। ठीक है, किससे रिलेटेड है, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से रिलेटेड है, जिसमें हमारा मेन फोकस एरिया क्या होने वाला है, समझिए। एक ट्राइलेटरल कॉर्पोरेशन है, ट्राइलेटरल मतलब 3 कंट्री शामिल है। कौन कौन सी 3 कंट्री शामिल है सर, एक आपकी ऑस्ट्रेलिया शामिल है, एक कनाडा शामिल है, और एक क्या है, इंडिया शामिल है। ये तीनों कंट्री शामिल है, और ये तीनों कंट्री क्या कर रहे हैं, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में पार्टनरशिप कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसको नाम दे रहे हैं ACITI। ये बात याद रखना, ACITI। साथ में हम एमओयू साइन कर रहेंगे बिटवीन जियो साइंस ऑस्ट्रेलिया और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया का जो जियो साइंस है उसमें भी हम क्या करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, एडवांस मेथड का यूज करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, ये सब काम हम पूरा करेंगे।
और अगर हम लोग बात करें ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी एक्सेस करेंगे, एग्रीमेंट हम लोग कर रहे हैं कि जो भी पुरानी चीजें हैं उसका डिजिटली एक्सेस हो पाए वहाँ के लोगों को, और हमारे वहाँ की चीजें हमारे पास भी एक्सेस हो पाए, तो डिजिटल लाइब्रेरी के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। और एक एमओयू है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सीएसआईआर कर रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न के साथ। तो सीएसआईआर जो हमारा है, हमारा सीएसआईआर जो है ये एग्रीमेंट कर रहा है किसके साथ, मेलबर्न के साथ, ये बात भी याद होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या करेंगे कि बोथ द कंट्रीज इंस्टीट्यूशन फ्यूचर कोलैबोरेट करेंगे, रिसर्च प्रोग्राम से रिलेटेड टारगेट आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, ये सब चीजें। आगे हमारा सबसे जरूरी क्या है कि सत्यजीत रे फिल्म जो है एमओयू हुआ है सत्यजीत रे फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट में, और जो वहाँ का फिल्म स्कूल है, ग्रिफिथ फिल्म स्कूल बोलते हैं उसको वहाँ का, तो हमारे सत्यजीत फिल्म इंडस्ट्री के बीच में फिल्म स्कूल के बारे में, और जो वहाँ का फिल्म स्कूल है उनके बीच में भी एग्रीमेंट हमें देखने को मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट सर जो है वो ये है, एक तो फैक्ट भैया याद रख ही लें, फैक्ट किसके बीच में एग्रीमेंट है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। किस लिए है, तो किस लिए है बताया हूँ, साइबर से रिलेटेड है, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है सर, और किससे रिलेटेड है, और कैपेसिटी बिल्डिंग से रिलेटेड है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब ना हो तो सप्लाई चेन से रिलेटेड है। इन सब के लिए जो है एग्रीमेंट किया गया इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जिसको हम नाम दे रहे हैं पैक्ट। क्या नाम दे रहे हैं, पैक्ट नाम दे रहे हैं। अगर हम लोग बात करें हैंडलिंग ओवर लेटर ऑफ इंटेंट, अब समझिए कि एक विक्टोरिया यूनिवर्सिटी भी जो है उसमें भी लेटर ऑफ इंटेंट शामिल किया गया। लेटर ऑफ इंटेंट अप्रूवल का मतलब क्या हो गया कि आगे हम इस पे काम करेंगे, हम अभी सोच रहे हैं। तो किस पे सोच रहे हैं कि एक यूनिवर्सिटी, विक्टोरियन यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ इंडिया में भी खोली जाए, कहाँ पे, गुरुग्राम में। कहाँ पे, गुरुग्राम में। तो ये बात भी आपको याद रखना है कि एक विक्टोरिया यूनिवर्सिटी जो है उसका एक कैंपस ओपन किया जाएगा, कहाँ पे, गुरुग्राम में। तो ये ओवरऑल हमें चीजें देखने को मिली जो रिलेटेड है किससे, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के रिलेशन के बारे में। इसमें और ढेर सारी भी न्यूज आपको देखने को मिलेगी आगे, अभी हम लोग और डिस्कस करेंगे द हिंदू में कि और क्या क्या चीजें हमें। लेकिन उसके अलावा सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक और पीआईबी हमारे सामने आता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा जो है वो जारी किया गया है कि लोकयान 2026 इसको नाम दिया गया है। आईएनएस सुदर्शनी जो है कंक्लूड करती है पोर्ट कॉल एट न्यूयॉर्क यूएसए में। तो यूएसए के पोर्ट न्यूयॉर्क पे जो आईएनएस सुदर्शनी है वो पहुंचती है, और उसी से रिलेटेड चीजें हमें देखने को मिलती है। तो पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं क्या क्या चीजें इसमें हैं और क्या क्या चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट है हमारे काम की है। तो समझिए होता क्या है कि यूएसए अपना 250 इंडिपेंडेंस डे मना रहा है, और उसके 250 इंडिपेंडेंस डे में हमारे तरफ से, इंडिया के तरफ से एक नेवल शिप जाती है, एक सेलर शिप जाती है जिसको बोलते हैं आईएनएस सुदर्शनी। आईएनएस सुदर्शनी, उसी के बारे में पूरा ये न्यूज है कि वहां पे क्या हुआ, आगे वो कहाँ जाएंगे और क्या क्या पूरा चीज है। आईएनएस सुदर्शनी क्या है, इसकी खास बात क्या है, क्या इसके फीचर है। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें, इंडिया नेवल सेल ट्रेनिंग शिप है। एसटीएस मतलब क्या हो गया, एक सेल ट्रेनिंग शिप है। तो ये इसका मेन काम क्या होता है, ट्रेनिंग शिप है, ट्रेनिंग देने का काम। और क्या नाम है, आईएनएस सुदर्शनी। आईएनएस सुदर्शनी। तो अगर आ जाए क्वेश्चन की आईएनएस सुदर्शनी सर क्या है, तो ये एसटीएस, एसटीएस का मतलब क्या है, सेल ट्रेनिंग शिप। सेल ट्रेनिंग शिप है, इसका मेन काम क्या होता है, ट्रेनिंग देने का। ये पहुंच चुकी है कहाँ पे, न्यूयॉर्क यूएसए में 8 जुलाई 2026 को। शिप रिप्रेजेंटेड इंडिया एट नेशनल रिव्यू 2050, मतलब कि 250 साल लगभग लगभग हो गए हैं, किसको, 250 साल हो गए हैं यूएसए के इंडिपेंडेंस डे पे। तो उसी के सेलिब्रेशन के लिए ये वहां पे गया हुआ था। 250 एनिवर्सरीज ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ यूएसए। ड्यूरिंग द ग्रैंड परेड ऑफ सेल, आईएनएस सुदर्शनी जो है ये भी इसमें चलती है हडसन रिवर के पास, और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से होते हुए जाती है, जहाँ पे इंडियन नेशनल फ्लैग जो है वो इसके साथ में हमें नजर आता है। फॉलोइंग इट्स डिस्पैचर फ्रॉम न्यूयॉर्क, द शिप हेडेड टू बॉस्टन। अब वहां से न्यूयॉर्क से निकलने के बाद शिप जो है वो आगे की तरफ कहाँ चलेगी, बॉस्टन की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो कि सेल बॉस्टन 2026 के सेलिब्रेशन में भी पार्टिसिपेट करेगी। अब मेन मुद्दा आता है कि सर ये आईएनएस सुदर्शनी है क्या, ये बता दीजिए कि आईएनएस सुदर्शनी क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीजें जो हमें इसमें पढ़नी है। सबसे बड़ी बात है कि ये एक इंडिजिनियसली है, मतलब कि हमारे द्वारा, भारत के द्वारा बनाया गया है। थ्री मास्टेड बार्क। थ्री मास्टेड बार का मतलब क्या है कि एक ट्रेनिंग वेसल है, ये मेन क्या काम करता है, इसका ट्रेनिंग देने काम करता है। और थ्री मास्टेड बार्क है। थ्री मास्टेड बार का मतलब कि 3 लेयर में इसको बनाया गया है, 3 लेयर में क्या करेंगे, ये चीजों की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे। तो याद रखना है क्या है, एक सेलिंग ट्रेनिंग वेसल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आईएनएस सुदर्शनी क्या है, एक सेलिंग ट्रेनिंग वेसल है, या एसटीएस भी याद रख सकते हैं। इसको किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है, तो गोवा सीपैड लिमिटेड के द्वारा जो इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। साथ में अगर बात करें तो इसमें एडवांस टेक्निकल वॉरशिप का यूज किया गया है, ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म भी इसमें है, सेल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म भी है। साथ में ये क्या करेगा, जो सी मेंशिप स्किल्स रहेगा उनको इस्तेमाल करेगा,
सेलेस्टियल नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और कैरेक्टर बिल्डिंग में भी इसका इस्तेमाल हमें देखने को मिलेगा। अगर कोर मिशन की हम लोग बात करें तो कोर मिशन हमारा क्या है, लोकयान 2026 है। कोर मिशन हमारा क्या होने वाला है, लोकयान 2026 होने वाला है। इसका क्या मतलब होता है, लोकयान 2026 क्या है तो समझिए। लोकयान 2026 अ मैसिव 10 मंथ लॉन्ग ट्रांस ओशनिक एक्सपेडिशन है, मतलब कि एक ऐसी यात्रा है लोकयान 2026 जो 10 महीने लंबे समय तक चलेगी। और ट्रांस ओशनिक है मतलब इंडियन ओशन से पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन से अटलांटिक ओशन, मतलब सब ओशन में कवर करेगी। और करीब करीब 10 महीने तक का इसका सफर होने वाला है। एक्सपेडिशन का मतलब होता है सफर। तो जब लॉन्ग सफर पर हम लोग जाते हैं तो उसको एक्सपेडिशन बोलते हैं। तो इसका लोकयान 2026 का क्या है कि ये 10 महीने का सफर होगा जो ट्रांस ओशनिक होगा। ट्रांस ओशनिक मतलब कि एक ओशन से दूसरे ओशन में ये लंबा सफर जो है करने वाला है। और इसी में डिफरेंट डिफरेंट जो है हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट अपने आईएनएस जो है वो फील्ड में लेके आएंगे, जैसे आईएनएस सुदर्शनी हो गया और अलग अलग आईएनएस हो गया। तो ये वर्ड जो आया लोकयान, ये कहाँ से आया समझिए। इसका मतलब होता है विजन ऑफ द वर्ल्ड। क्या होता है, विजन ऑफ द वर्ल्ड होता है। ऑपरेटिंग अंडर द कोर इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है वासुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, इसके ऊपर ये काम करेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है कि लॉन्ग रेंज नेविगेशन कैपेबिलिटीज को देखना। फॉरवर्ड 200 इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड ट्रेनिंग जो है इसमें दी जाएगी। साथ में इंगेजिंग होगा नेवल डिप्लोमेसी, इंटरप्रोबिलिटी एक्सरसाइज और बिल्डिंग म्यूचुअल ट्रस्ट भी बढ़ाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये बढ़ावा देगा किसको, ये बढ़ावा देगा हमारे महासागर। हमारा महासागर इनिशिएटिव जो है मैरीटाइम मैरीटाइम हेड ऑफ नेटिव सिक्योरिटी ग्रोथ फॉर ऑल, आपको पता है सागर एक था, उसी को हमने एक्सटेंड करके क्या कर दिया, महासागर। तो महासागर में भी ये बढ़ावा जो है, प्रमोशन जो है वो देखने को हमें मिलेगा। अगर हम लोग बात करें सर स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस इसका क्या है, तो समझिए सबसे बड़ी बात है नेवल एंड कल्चरल डिप्लोमेसी, कि ये क्या है, एक फ्लोटिंग एम्बेसडर है। मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह एम्बेसडर क्या करते हैं, सूचना लेके जाते हैं। तो ये एक जगह से दूसरी जगह रिलेशन को अच्छा करेगा, स्टैब्लिश करेगा, लेकिन फ्लोटिंग है। फ्लोटिंग इन द सेंस मतलब कि नेवी के थ्रू जा रहे हैं, नेवल के थ्रू जा रहे हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं। करीब करीब क्या होगा, द शिप पोस्टेड ओवर 1000 विजिटर इंक्लूडिंग इंडियन डायस्पोरा रहेंगे, लोकल रेसिडेंट रहेंगे, तो ये लोग भी इसके थ्रू जा पाएंगे। दूसरा, स्टैंडिंग इंडिया यूएस टाइज को क्या करेगा और मजबूत करेगा। इंडिया और यूएस के कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है और बढ़िया होगी, और इंडिया यूएसए के रिलेशन भी अच्छे होंगे। और क्या करेगा, एक ब्रिज ऑफ फ्रेंडशिप भी जो है वो क्रिएट करेगा, एक ट्रस्ट बिल्ड करेगा हमारे और यूएसए के बीच में। आगे एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या है पढ़ेंगे, देखेंगे, सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं मार्कर का कलर, और हम लोग आएंगे ब्लैक पे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लोकयान 2026 से आ गया। एक्सपेंडिशन है, रिसेंटली सीन इन न्यूज में है, क्या है, इट इज अ ट्रांस ओशनिक डिप्लॉयमेंट एग्जीक्यूटेड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड टू कप पायरेसी ऑफ द वेस्टर्न इंडियन ओशन। क्या ये वेस्टर्न इंडियन ओशन के लिए है, और क्या ये पायरेसी को कव करने के लिए चलाया गया है, नहीं। सर ये ट्रांस ओशनिक डिप्लॉयमेंट तो है, लेकिन ये मेनली जो है वो पायरेसी के कब करने के लिए नहीं है ये, बल्कि क्या है, एक लॉन्ग टर्म अपने रिलेशन को अच्छा करने के लिए, स्टैब्लिश करने के लिए, और सिर्फ वेस्टर्न इंडियन ओशन में नहीं है, ये हर ओशन में चलाया जाएगा। मतलब इंडियन ओशन से पैसिफिक ओशन, पैसिफिक से अटलांटिक ओशन। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट। द इंडिजिनियसली बिल्ट सेल ट्रेनिंग शिप आईएनएस सुदर्शनी पार्टिसिपेट की है इस एक्सपेडिशन में, इस यात्रा में, बिल्कुल सही बात है। द मिशन एम टू एडवांस इंडियन मैरीटाइम मिशन महासागर एंड फॉस्टर डिप्लोमेसी, महासागर का ये पार्ट है और हमारे नेवल डिप्लोमेसी को और अच्छा करेगा, बिल्कुल सही बात है। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, सेकंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, मतलब कि बी इज द राइट सर। यस, नाउ इट्स फिक्स इट। नीति आयोग जो है वो कन्वेन कर रहा है कि स्टेक होल्डर कंसल्टेशन क्या ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द शांति एक्ट 2025। तो 2025 में शांति एक्ट आया था, उसी को लेके नीति आयोग क्या कर रहा है, एक कन्वेंशन किया है कि स्टेक होल्डर्स को बुलाया है सबको। तो ये शांति एक्ट क्या है, ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है, इसको डिटेल में पढ़ते हैं, समझते हैं कि शांति एक्ट है क्या और क्या क्या चीजें हमें इससे पढ़नी है। सबसे पहले अगर बात करूं कि शांति का मतलब क्या होता है, इसका शांति का फुल फॉर्म क्या है, तो सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, शांति एक्ट 2025। तो मुझे ये समझ में आ गया कि सर ये जो शांति एक्ट है ये किसी और चीज से नहीं, ये न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, न्यूक्लियर एनर्जी से। तो अगर किसी एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए कि रिसेंटली शांति एक्ट जो है 2025 में पास किया गया, ये किससे रिलेटेड है, तो किससे रिलेटेड है, न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड है। न्यूक्लियर एनर्जी को हम लोग कैसे यूज करेंगे, कैसे हार्नेस करेंगे, कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे, कैसे न्यूक्लियर एनर्जी को हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, उसके बारे में क्या है शांति एक्ट पास किया गया था, न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को गवर्न करने के लिए। इट कंसोलिडेटेड सिविल न्यूक्लियर लॉज, हमारे जो सिविल न्यूक्लियर लॉ है इसको गवर्न करता है कौन, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 का, और सिविल लायबिलिटीज फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 का।
तो मूव एक्ट फ्रॉम द प्रॉपर टू ऑपरेशन। अब हम पेपर से कहा 2025 में ये पेपर आ चुका था, शांति एक्ट पूरा पेपर में आ चुका था। अब पेपर से हम धीरे धीरे कहाँ बढ़ रहे हैं, ऑपरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और नीति आयोग ने कन्वे किया है इस क्रूशियल कंसल्टेशन 10 जुलाई 2026 को, तो इसी के बारे में पूरा न्यूज हमें देखने को मिलेगा। अगर हम लोग बात करें कोर क्या क्या पिलर्स हैं जो हमें जरूरी है कंसल्टेशन में, क्या क्या कोर चीजें हैं जिसके ऊपर डिस्कशन किया गया है इसमें। तो सबसे पहला बात किया लेजिस्लेटिव एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कि हम कैसे इसको रेगुलेट करेंगे, पूरा हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम होगा, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम होगा, कैसे हम इसको रेगुलेट करेंगे, कैसे लेजिस्लेटिव इसका क्या होगा, ये सब पूरा डिस्कशन जो इसमें हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले फोकस इनका कहाँ है, एफडीआई और फॉरेन कैपिटल्स के ऊपर है, कि भैया हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे ड्राफ्ट रूल और फॉरेन जो भी एफडीआईज आएंगे, तो जो भी एफडीआईज आ रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, उनके लिए हम क्या करेंगे, एक रूल तैयार करेंगे। पहला काम हम ये करेंगे। साथ में शांति एक्ट रिमूव द स्टेट मोनोपोली एंड परमिट नॉन स्टेट फॉरेन एंटिटीज टू होल्ड 49% इक्विटी इन सिविल न्यूक्लियर पावर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे जरूरी है, ये आपको याद रखना है कि शांति एक्ट के तहत पहले क्या होता था कि जो भी न्यूक्लियर एनर्जी होती थी उसमें बाहर से प्राइवेट कंपनीज या दूसरी फॉरेन कंपनीज को हम लोग अलाउ नहीं करते थे। अब हम जो भी ये न्यूक्लियर एनर्जी रहेगी उसको हार्नेस करने के लिए, उसको यूज करने के लिए इस न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम में भी जो है फॉरेन जो कंट्रीब्यूशन है वो आ सकता है, फॉरेन कंपनीज जो है वो आ सकती हैं। और फॉरेन कंपनी का स्टेक कितना होगा, मैक्सिमम होगा 49%। याद रखना है, अभी हम इनको मालिक नहीं बनाएंगे, 50% 51% देके इनको मालिकाना हक नहीं देंगे, लेकिन मैक्सिमम अप टू जो है वो अप टू कितना है, 49% है, कि 49% तक स्टेक होल्डर ये बन सकते हैं। तो 49% तक इक्विटी जो है वो हमने अलाउ कर दी है, ये जरूरी बात है। साथ में स्टेचुटरी कंप्लायंसेस क्या है, इंश्योर करेंगे विद बैलेंसिंग अट्रैक्शन ऑफ ग्लोबल प्राइवेट कैपिटल विद नेशनल सिक्योरिटी, कि भैया प्राइवेट कैपिटल भी आए, साथ साथ में हमारा नेशनल सिक्योरिटी भी थ्रेटन ना हो, नेशनल सिक्योरिटी भी बनी रहे। दूसरा हमारा फोकस एरिया होने वाला है फाइनेंस, इंश्योरेंस और पब्लिक परसेप्शन के ऊपर। रिस्क मिटिगेशन एंड इंश्योरेंस की, अगर मान लीजिए न्यूक्लियर एनर्जी से प्रोग्राम से कुछ होता है, कुछ हानि होती है, कोई नुकसान होता है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, क्या इंश्योरेंस फैसिलिटीज होंगी, क्या क्या चीजें होंगी, इसमें ये पूरा दिया हुआ है। कि मान लीजिए अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो लेंदी गेस्टेंस पीरियड रहेगा, स्टेबलिंग रॉबस्ट फाइनेंशियल मैकेनिज्म, और साथ में न्यूक्लियर इंश्योरेंस पूल भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। दूसरा आता है लाइबिलिटी रिजिम। लाइबिलिटी रिजिम क्या है, एक्ट ओवरऑल प्रीवियस फ्रेमवर्क बाय इंट्रोड्यूसिंग द ग्रेडेड कैप्ड ऑपरेटर लाइबिलिटीज। एग्जाम्पल 3000 करोड़ फॉर लार्ज प्लान। लार्ज प्लान के लिए जो लाइबिलिटीज होने वाली है कितने होनी है, 3000 करोड़ के आसपास होने वाली है, और 100 करोड़ होने वाली है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। तो जो हमारे पास एमआर होता है, एसएमआर होता है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, इसके लिए करीब करीब 100 करोड़ जो है वो लाइबिलिटीज है। और जो हमारे लार्ज प्लांट है उनके लिए 3000 करोड़। एलिमिनेटिंग सप्लायर लाइबिलिटीज टू अलाइन विद द ग्लोबल कन्वेंशन। साथ में अगर हम लोग बात करें पब्लिक अवेयरनेस है, तो पब्लिक अवेयर, लोगों को हम अवेयर करेंगे, कम्युनिटी ट्रस्ट पैदा करेंगे, और सेफ्टी मेजर्स को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगर उसके बाद हम लोग बात करें मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में, कि कहाँ मैन्युफैक्चर होगा, कैसे ऑपरेट किया जाएगा और क्या किया जाएगा इसके पूरे से। तो सबसे पहला है डोमेस्टिक सप्लाई चेन। हम क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग बेसिस डोमेस्टिक इंडियन कंपनी जो रहेंगे वो मैन्युफैक्चर करेंगे रिएक्टर्स के कंपोनेंट, एडवांस मटेरियल और सेफ्टी सिस्टम को देखेंगे। और हमारा ये पूरा सिस्टम जो है जनरली बेस्ड किस पे होने वाला है, एसएमआर पे होने वाला है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पे जो है ये बेस्ड होने वाला है। साथ में अगर हम लोग बात करें तो स्किल्ड वर्कफोर्स भी जो है इसमें शामिल किया जाएगा, हाईटेक इकोसिस्टम होगा, और स्किल्ड वर्कफोर्स भी इसमें शामिल देखने को मिलेगा। तो शांति एक्ट इतना याद रखना है कि शांति एक्ट जो है ये किससे रिलेटेड है, न्यूक्लियर एनर्जी से। ये बात याद होना चाहिए, किससे रिलेटेड है, न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड है। अब एक क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कि शांति एक्ट के बारे में पूछ रहा है, 2025 में है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट कंप्लीटली रिप्लेस बोथ एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 का और सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 का, जो इसको कंप्लीटली क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। दूसरा, इट अलाउ प्राइवेट एंड फॉरेन एंटिटीज टू होल्ड मेजॉरिटी स्टेक अप टू 74%। क्या अप टू 74% था? नहीं सर, ये कितना था, अप टू 49%। तो 49% तक स्टेक वो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन 74% नहीं। तो ये स्टेटमेंट क्या इनकरेक्ट है। इट ग्रांट फुल स्टेटस स्टेटस टू एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बॉडी को फुल स्टेटरी स्टेटस दे देगा। साथ में सेंसिटिव फुल साइकिल एक्टिविटी सच एज यूरेनियम इनरिचमेंट आर स्पेंड फुल फ्यूल मैनेजमेंट हैव बीन कंप्लीटली ओपन टू प्राइवेट पेटेंट। जो भी प्राइवेट पेटेंट है उनके लिए क्या ये अप्लाई हो जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट होते ही मेरा ए स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया, और ए के साथ साथ सी वाला भी गलत हो गया, सी वाला भी गलत हो गया। अब या तो बी आंसर होगा या तो डी आंसर होगा, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, क्योंकि
डी स्टेटमेंट नंबर 4 भी क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि सेंसिटिव फ्यूल जो एक्टिविटीज रहेंगी, जो सेंसिटिव है, आप सोचिए सेंसिटिव है तो उनके लिए हम प्राइवेट के लिए क्यों ओपन करेंगे, सेंसिटिव है तो इसके पूरा कंट्रोल किसका रहेगा, गवर्नमेंट का ना रहेगा जब सेंसिटिव है तो हमें वर्ड को समझना पड़ेगा तभी हम चीजें अपने आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, 1/3 सही है, बी इज द राइट आंसर। बर्थ है, इंडियन नेवी ने इंडक्ट किया इंडिजीनियस स्टेल्थ फ्रिगेट, इन स्टेल्थ फ्रिगेट के बारे में हम लोग बात करेंगे जिसका नाम है महेंद्रगिरी। कि स्टेल्थ फ्रिगेट टेक्निक क्या होती है, महेंद्रगिरी क्या है और क्या क्या चीजें सब, कि ऑन जुलाई 11 को क्या हुआ 2026 में इंडियन नेवी ने ऑफिशियली कमीशन किया सिक्स प्रोजेक्ट 17 है। तो प्रोजेक्ट 17 ए के तहत हमारा छठवें नंबर का जो था वो क्या था, महेंद्रगिरी है, क्या है, महेंद्रगिरी है। और ये महेंद्रगिरी जो है ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये बेस्ड है स्ट्रेट फ्रिगेट के ऊपर, याद रखना है ये किसके ऊपर बेस्ड है, स्ट्रेट फ्रिगेट के ऊपर। सर ये स्ट्रेट फ्रिगेट क्या होता है एक बार समझा दीजिए। तो समझिए स्टेल्थ फ्रिगेट का मतलब क्या होता है कि हम एक ऐसा अपना नेवी सिस्टम बना रहे हैं, एक ऐसा शिप बना रहे हैं, एक ऐसा सिस्टम इसमें रहेगा, जैसे मान लीजिए कोई दुश्मन है, उसका रडार सिस्टम है, क्या है, रडार सिस्टम है। जैसे ही हमारा शिप जाएगा वो रडार क्या करेगा, डिटेक्ट कर लेगा। तो हम एक ऐसा शिप बना रहे हैं, महेंद्रगिरी एक ऐसा स्टेल्थ फ्रिगेट पे काम करेगा जो क्या करेगा, हिडन होगा, मतलब कि वो छुपा रहेगा, मतलब रडार सिस्टम में वो आएगा ही नहीं, रडार सिस्टम में वो डिटेक्ट ही नहीं हो पाएगा। तो स्टेल्थ का मतलब ही क्या होता है, हिडन होता है, मतलब ये छुप जाएगा, रडार सिस्टम में आएगा ही नहीं, और आएगा तो बहुत बाद में आएगा, क्या आएगा, बहुत बाद में आएगा, तब तक बहुत लेट हो जाएगी या फिर बहुत स्मॉल, बहुत ही छोटी चीज आएगी रडार सिस्टम में। तो रडार सिस्टम को जो है कि वो करने के लिए कि रडार सिस्टम से हम लोग ओवर कम आ पाए, जो भी दुश्मन के रडार सिस्टम रहेगा उसके अंदर हमारी शिप ना आ पाए, इसीलिए हम जो इसको लॉन्च कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं स्टेल्थ फ्रिगेट। ठीक है, और ये याद रखना है प्रोजेक्ट 17 ए के तहत लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें नाम किसके नाम पे है, तो वेस्ट ईस्टर्न घाट में आपको पता है माउंटेन रेंज है, उसी के नाम पे इसका नाम दिया गया है। अगर हम लोग की टेक्नोलॉजीज की बात करें क्या क्या हमें इसमें देखने को मिलता है, तो सबसे बड़ी बात है कि ये पूरा जो बनाया गया है वो इंडिजीनियस डिजाइन पे बेस्ड है और मैन्युफैक्चरिंग पे बेस्ड है। ये वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने इसमें काम किया है, साथ में जो एमडीएल होती है मुंबई की एमडीएल कंपनी वो इस पे काम कर रही है, और ये आत्मनिर्भर भारत के विजन को भी ये दिखाता है। और इसमें 75% जो कंटेंट है, 75% चीज जो है वो क्या है, इंडियन है, ये बात जरूरी हो जाती है। साथ में अगर इंजीनियरिंग और स्टेल्थ फीचर्स की बात करें तो स्टेल्थ फीचर बताया हूँ क्या होता है, कि क्या हो जाए जब रडार सिस्टम में डिटेक्ट है ही ना और रडार सिस्टम में वो आई ना हमारा से, उसी को क्या बोले, स्टेल्थ फीचर्स बोलना है। अगर प्रोपुलेशन सिस्टम की बात करें तो इसमें प्रोपुलेशन सिस्टम जो है वो है CODOG। CODOG का मतलब क्या है, कंबाइन डीजल एंड गैस। मतलब कि यहाँ पे अगर मैं इसके प्रोपल्यूजन की बात करूं कि इसमें प्रोपल्यूजन कौन कौन सा होने वाला है, तो प्रोपल्यूजन में इसमें डीजल भी होगा और प्लस कंबाइन गैस भी होगा। डीजल कब होगा, जब इसको नॉर्मल फंक्शन करना है, एक जगह से दूसरे जगह जाना है, तब ये डीजल का इस्तेमाल करेगा। जब इसको वॉर जैसे सिचुएशन हो जाए, एक्सट्रीम सिचुएशन हो जाए, तब ये किसमें बदल जाएगा, गैस में, गैस इंजन इसका अपने आप एक्टिव हो जाएगा। तो ये डीजल और गैस दोनों में काम करेगा, एक साथ नहीं काम करेगा, पहले नॉर्मल एक्टिविटीज के लिए डीजल में रहेगा और फिर जैसे ही इमरजेंसी वाली सिचुएशन आती है तुरंत ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका जो भी प्रोपल्यूशन है। तो ये बात पता होना चाहिए, कंबाइन है, कंबाइन डीजल और गैस पे काम करता है। साथ में स्टेल्थ कैपेबिलिटीज है, स्टेल्थ कैपेबिलिटीज बता दिया हूँ क्या होती है, कि ये रडार सिस्टम में ऑब्जर्व ही नहीं होगी, यही इसका क्या है, खास बात है। मिनिमाइज करेगा रडार क्रॉस सेक्शन को, कम से कम रडार सेक्शन में हम लोग आएंगे ही नहीं, अगर आएंगे भी तो बहुत छोटे वैल्यू में आएंगे सबसे। और तीसरी सबसे बड़ी बात की ऑटोमेशन पे काम करेगा, आधा से ज्यादा इसका जो भी नेटवर्क सेंट्रिक है वो ऑटोमेटेड मोड पे रहने वाला है। अगर हम लोग इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम और रोल की बात करें तो मल्टी डोमेन आर्मेंट्स होने वाले हैं, इक्विप विद एडवांस कॉम्बैट सूट केपेबल एंटी एयर एयर टू एयर सरफेस मिसाइल होने वाली है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर होने वाली है, ये सब इसके साथ होने वाली है। साथ में सुपर क्रोनिक क्रूज मिसाइल जो है ब्रह्मोस ये भी रहेंगे, सरफेस टू एयर डिफेंसिव शील्ड भी इसमें रहेगा, तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलेंगी। अगर बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन क्या है, तो प्रोजेक्ट 17 ए जो है ऑफ द इंडियन नेवी कंसीडर करता है फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इन्वॉल्व द कंस्ट्रक्शन ऑफ एडवांस गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट पे काम कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। साथ में द प्रोपल्यूशन फ्रेमवर्क यूज इन दिस वेसल रिलाई ऑन न्यूक्लियर टर्बो डीजल आंसर। पीआईबी में ये दिया हुआ था और साथ साथ में एडिटोरियल में भी दिया, तो जो पीआईबी और एडिटोरियल दोनों में दिया हुआ है, न्यूज में भी दिया, तो दोनों को हम लोग साथ में करते हुए चलेंगे। प्राइम मिनिस्टर विजिट करते हैं यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्रबंधन टेम्पल में। प्रबंधन टेम्पल को हम लोग समझेंगे कि ये प्रबंधन टेम्पल है क्या, किससे रिलेटेड है, कहाँ पे है, क्या पूरा मामला है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और साथ में न्यूज में भी आप देख सकते हैं क्या था, कि इंडिया एंड इंडोनेशिया लॉन्च कर रहे हैं ज्वाइंट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट एट आइकॉनिक प्रबंधन टेम्पल के ऊपर। तो इसे प्रबंधन टेम्पल क्या है न्यूज में, तो इससे डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में
आ सकते हैं। अगर बात करें इसके ओरिजिन की कि ये जो प्रबलन टेम्पल है ये कहाँ पे ओरिजिन हुआ, किसके द्वारा बनाया गया, तो 9th सेंचुरी में इसको बनाया गया है। वो भी किसके द्वारा, मताराम किंगडम के द्वारा। तो याद रखना है मताराम किंगडम के द्वारा इसको बनाया गया है सेंट्रल जावा इंडोनेशिया में। तो ये टेम्पल कहाँ पे देखने को मिलेगी, इंडोनेशिया में देखने को मिलेगी। किसके द्वारा बनाया गया है, किस डायनेस्टी के द्वारा, किंगडम के द्वारा, तो मताराम किंगडम के द्वारा। कब, 19th सेंचुरी सीई में। लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल कॉम्प्लेक्स हमें देखने को मिलेगा इंडोनेशिया में, जो डेडिकेटेड है त्रिमूर्ति को। किनको डेडिकेटेड है, त्रिमूर्ति को, मतलब कि लॉर्ड शिवा, ब्रह्मा विष्णु महेश जिनको हम लोग बोलते हैं। तो लॉर्ड शिवा, लॉर्ड ब्रह्मा और लॉर्ड विष्णु, तो त्रिमूर्ति को क्या है, ये डेडिकेटेड ये टेम्पल है। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बड़ा जो है ये टेम्पल है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी, और इसी को रिकंस्ट्रक्शन की बात जो है वो कही जा रही है। आगे अगर हम लोग और कुछ देखें तो आर्किटेक्चर लेआउट की अगर हम लोग बात करें, कॉम्प्लेक्स जो है वो डिजाइन किया गया नेस्टेटेड कोर्टयार्ड, मतलब कि इस कोर्ट इसके चारों तरफ जो है एक बहुत ही बेहतरीन जो है वो कोर्टयार्ड हमें देखने को मिल रहा है। इनर कंपाउंड फीचर 3 प्राइमरी श्राइन है। 3 प्राइमरी श्राइन का मतलब 3 जो है वो श्राइन मूर्ति जो है आपको नजर आएगी, अलॉन्ग साइड 3 स्मॉल टेम्पलर फॉर देयर रिस्पेक्टिव वाहन, कि अलग अलग श्राइन होंगे, अलग अलग मूर्ति के अलग अलग क्या होंगे, स्मॉल स्मॉल टेम्पल होंगे, और उन अलग अलग स्मॉल स्मॉल टेम्पल के अलग अलग वाहन भी जो है हमें देखने को मिलेंगे। मिडिल जोन में कंप्राइजेस होंगे करीब करीब 224 परवारास, जिनको सब्सिडरी श्राइन बोलते हैं, वो भी होंगे। और अगर आर्टिस्टिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो इनर वॉल पे इसके पूरा जो है रामायण का जो हमारे पास रामायण है जावानीज वर्जन का, उसका पूरा डेकोरेशन जो है वहां पे आपको इनकार्नेशन के रूप में दिखाई देने को मिलेगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे अगर हम लोग और बात करें जियो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक डायमेंशन क्या है, तो आपको पता है हमारा जो पॉलिसी था वो हमारा पहले पॉलिसी था लुक ईस्ट पॉलिसी। अब हमारा पॉलिसी हो गया एक्ट ईस्ट पॉलिसी, की अब हमारे क्या करना है, ईस्ट की तरफ क्या करना है, एक्ट करना है, मतलब उनसे अपने टाइप्स और स्ट्रॉन्ग करना है और बढ़िया करना है। और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल रहेगा किसका, कल्चरल डिप्लोमेसी का। ये इनिशिएटिव बहुत ही माइलस्टोन रहने वाला है अंदर एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत, बाय एंगेजिंग हेरिटेज डिप्लोमेसी। तो ये बात याद रखना है। साथ में बायलैटरल डिलीवरीज की अगर मैं बात करूं, प्रोजेक्ट फॉर्मलाइज एग्रीमेंट डेराइव ड्यूरिंग द इंडोनेशिया प्रेसिडेंट प्रोबोवो जो है, वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं, वो भी क्या किए थे, विजिट किए थे 2025 में। और अभी इंडिया का विजिट हुआ है, प्रेसिडेंट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अभी विजिट किए हैं कहाँ, इंडोनेशिया में। साथ में अगर कुछ स्ट्रक्चर टेक्नोलॉजिकल स्कोप की बात करें इस प्रोजेक्ट में, तो सबसे बड़ी बात क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कोलैबोरेट कर रहा है इंडोनेशिया हेरिटेज एजेंसी के साथ विद स्टेट 10 ईयर प्रोजेक्ट। लगभग 10 साल का ये प्रोजेक्ट होने वाला है। टोटल टोटल आउटले बजट जो है बताया जा रहा है 65 करोड़ के आसपास। साथ में एडवांस मेथड का यूज किया जाएगा, ये साइड स्प्रे करेगा एसेंटिलोसिस का आर्कियोलॉजिकल टेक्निक है, वेयर रेन्यूड माउंटेन इज रिकंस्ट्रक्ट यूजिंग द ओरिजिनल आर्किटेक्चर एलिमेंट वेरेवर इज पॉसिबल, कि जहां तक पॉसिबल हो पाता है इस टेक्निक से हम लोग क्या करते हैं कि पुरानी चीजों को नया बनाते हैं, जहां तक वो पॉसिबल हो सकता है वहां तक उसके ओरिजिनल फॉर्म हम देने की कोशिश उसको करते हैं। साथ में इसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे लिडार हो गया, लाइट डिटेक्टिंग एंड रीजिंग टेक्निक, एआई का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो इन सब का भी हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। आगे अगर हम लोग बात करें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए, इन 19th सेंचुरी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बिल्ड बाय चोला डायनेस्टी, क्या ये चोला डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था? नहीं सर, चोला डायनेस्टी कहां से आ जाएगी, चोला डायनेस्टी तो नहीं थी। द कॉम्प्लेक्स इज डेडिकेटेड टू हिंदू त्रिमूर्ति को डेडिकेट किया गया है, प्रोमिनेंट सेंट्रल साइन डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, सही बात है। द बेस रिलीव ऑन द इनर वॉल ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सट्रीमली डिपिक्ट सीन फ्रॉम द एपिक रामायण के सीन इसमें डिपिक्शन में हमें देखने को मिला, बिल्कुल है। तो टू और थर्ड क्या है, सही है, फर्स्ट क्या है, इनकरेक्ट है। तो टू थर्ड अगर सही है तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अपने दूसरे पीआईबी की तरफ। दूसरा पीआईबी जो है ये भी वही सेम केस था कि ये एडिटोरियल में भी हमें देखने को मिला, हिंदू में भी, और साथ में हमें क्या देखने को मिला, पीआईबी में भी, कि डीआरडीओ कंडक्ट कर रहा है सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल रॉकेट के बारे में। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि डीआरडीओ कंडक्ट सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ पिनाका रॉकेट। तो पिनाका रॉकेट क्या है और क्यों जरूरी है, क्यों न्यूज में है, ये सब तो डिस्कस करते हैं कि क्या चीजें हैं। तो समझिए पिनाका क्या है ना, एक मल्टी लॉन्चर टाइप का है, बहुत ढेर सारी जो है रॉकेट तुरंत जो है वो लॉन्च कर सकता है। मतलब कि अगर मैं बात करूं, ये हाई वॉल्यूम का फायर पावर है। 44 सेकेंड सोल्वो का मतलब क्या होता है कि अब पिनाका लॉन्चर फायर कर सकता है कंप्लीट सोल्वो ऑफ कंप्लीट रॉकेट जो है वो सोल्वो जो वो होते हैं रॉकेट होते हैं वो लॉन्च कर सकता है 12 हाई एक्सप्लोसिव रॉकेट को इन जस्ट 44 सेकेंड। सोचिए 44 सेकेंड में कम से कम 12 बार जो है वो अटैक कर सकता है, रॉकेट जो है वो लॉन्च कर सकता है। और आर्टिलरी ऑपरेट्स की अगर बात करें, बैटरीज की बात करें, 6 लॉन्चर रहेंगे। अ सिंगल पिनाका बैटरी कैन साइमल्टेनियसली अनलीश 72 रॉकेट, और एक सिंगल जो है
उसमें सिंगल पिनाका बैटरी में कितने 72 रॉकेट जो है वो आ सकते हैं, ये बात आपको पता होने चाहिए। पिनाका क्या है, एक लॉन्ग रेंज का क्या है, गाइडेड मिसाइल है, रॉकेट लॉन्चर है, जिसमें से रॉकेट जो है लगातार लॉन्च होंगे। इमेज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपको नजर आ जाएगा इमेज में, यही क्या है, पिनाका, क्या है, पिनाका। आगे अगर हम लोग और बात करें तो सक्सेसफुल टेस्ट हो चुका है, डीआरडीओ ने 8 जुलाई 2026 को डीआरडीओ ने सक्सेसफुल टेस्ट किया है पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का। अब नाम से ही लग रहा है लॉन्ग रेंज है तो मतलब क्या है, दूरी ज्यादा कवर करेगा। गाइडेड रॉकेट है मतलब कि हमने उसको गाइड करेंगे कि यहाँ पे अटैक करो तो यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा। फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज का मतलब क्या होता है कि और भी चीजें इसके साथ इन्वॉल्व रहेंगी, साथ में इंटीग्रेटेड रहेंगे और एक हो जाएंगे। इन चांदीपुर उड़ीसा में हमने ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली किया है। मिनिमम रेंज वैलिडेशन की अगर बात करें, व्हाइल द वेपन सिस्टम हैज अ मैक्सिमम स्ट्राइक रेंज कितना है, 120 किलोमीटर। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन में आएगा कि भैया मैक्सिमम जो है वो कितना है, तो 120 किलोमीटर है, जो टेस्टेड हुआ था दिसंबर 2025 में। ट्रायल सक्सेसफुली वैलिडेटेड, इट परफॉर्मेंस यूजर डिफाइंड मिनिमम ऑपरेशनल रेंज कितना है, 60 किलोमीटर। दो चीजें मुझे समझ में आ गई सर, दो चीजें क्या है, एक हो गया इसका मैक्सिमम रेंज, कि मैक्सिमम रेंज जो है वो कितना है, 120 किलोमीटर है इसका मैक्सिमम रेंज। और मिनिमम ऑपरेशनल रेंज की अगर बात आ जाएगी तो वो कितना है, 60 किलोमीटर। तो ये बात आपको याद रखना है कि अगर पूछ ले मैक्सिमम कितना रेंज है तो 120 किलोमीटर क्या है उसका मैक्सिमम रेंज हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ में अगर बात करें टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल कोलेबोरेशन की, तो द लॉन्ग रेंज गाइडेड जो रॉकेट है, वेरिएंट डिजाइन बाय पुणे बेस्ड द्वारा इसको बनाया गया, पुणे बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है ARDE, उसके द्वारा इसको बनाया गया है। और साथ में HEMRL भी इसके साथ काम कर रही, तो इन दोनों कंपनी ने मिलकर इसमें सहयोग दिया है, डिजाइन किया है, और इसको पूरा सक्सेसफुली कंडक्ट कौन कराया है, DRDO कराया, ये बात याद होनी चाहिए। ठीक है, सपोर्ट फ्रॉम हैदराबाद बेस्ड लेबोरेटरी से भी इसको सपोर्ट मिला है, ये बात भी याद होनी चाहिए। आगे अगर हम लोग बात करें स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल सिग्निफिकेंस इसका क्या है, तो इंटरपोरेबिलिटी एंड वर्सेटिलिटी, मतलब क्या है कि जो लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट है वाज लॉन्च फ्रॉम स्टैंडर्ड इन सर्विस पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की। ये जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर होता है, जो एक साथ ढेर सारे जो हम लोग लॉन्च करते हैं, उससे बड़ी आसानी से हम लोग क्या करेंगे, इसको लॉन्च कर पाएंगे। ये कंफर्म करता है कि डिफरेंट पिनाका वेरिएंट जो है स्पेनिंग वेरियस ऑपरेशनल रेंज कैन बी डिप्लॉयड यूजिंग द एग्जैक्ट सेम लॉन्चर कॉन्फ़िगरेशन। मतलब कि मान लीजिए अलग अलग पिनाका रॉकेट है और उस अलग अलग रॉकेट का अलग अलग रेंज है, तो उस अलग अलग रेंज के लिए हमें अलग अलग लॉन्चर का यूज नहीं करना पड़ेगा, हमारा एक सिंगल लॉन्चर ही रहेगा और उस सिंगल लॉन्चर से क्या हो जाएगा, ये सब अटैक हो जाएंगे, ये सब एक साथ जो है वो रिलीज हो जाएंगे। यही बात याद रखना है, साथ में ये इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है, तो आत्म भारत को भी प्रोत्साहन देता है, प्रमोट करता है। और इसका जो नेम दिया गया है पिनाका, वो आपका है लॉर्ड शिवा के बो के ऊपर, मिथिकल बो जो है इसको नेम दिया गया है पिन। ठीक है, आगे बात करें कुछ मॉडर्न टेक्टिकल डॉक्ट्रिन भी इसमें, गाइडेड रॉकेट आर्टिलरी ब्रिज द गैप बिटवीन द कन्वेंशनल अनगाइडेड आर्टिलरीज एंड एक्सपेंसिव टेक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल। तो आपको पता है हमारे पास इन दोनों के बीच का जो गैप है इसको फुलफिल करता है पिनाका, कि हमारे पास एक जो थी वो टेक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल थी। अच्छा, बैलिस्टिक मिसाइल की जब बात आ जाए तो एग्जांपल क्या याद रखना है, बैलिस्टिक मिसाइल की दो टाइप की मिसाइल जनरली हम सुनते हैं, एक होता है क्रूज मिसाइल, एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, तो बैलिस्टिक मिसाइल हमेशा जो है प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करती है। मान लीजिए यहाँ से मैंने इसको थ्रस्ट दिया और इसको इनिशियल थ्रस्ट की जरूरत पड़ती है, फिर वो अपने आप क्या रहेगा, जाएगा और अपने आप चला जाएगा। लेकिन अगर क्रूज मिसाइल की बात करेंगे तो क्रूज मिसाइल प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो नहीं करता है, क्रूज मिसाइल सीधा अटैक करेगा, सीधा जाएगा, सीधा टारगेट को अटैक कर देगा। तो बैलिस्टिक मिसाइल क्या करता है, प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करता है, क्रूज मिसाइल डायरेक्ट क्या करता है, अटैक करता है। अगर क्रूज का एग्जांपल बताएं तो क्रूज का एग्जांपल क्या याद रखना है, ब्रह्मोस, क्या याद रखना है, ब्रह्मोस जो है बहुत अच्छा एग्जांपल है क्रूज मिसाइल का। और बैलिस्टिक का एग्जांपल याद रखना है, जो हमारे अग्नि वाले जितने भी सीरीज है, अग्नि 1 2 3 4 5, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है बैलिस्टिक के। तो हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल तो था, टैक्टिक मिसाइल, और हमारे पास अनगाइडेड आर्टिलरी कन्वेंशनल मिसाइल भी था। तो इन दोनों के बीच को गैप फुलफिल करने के लिए हमने जो है बनाया है पिनाका। ठीक है, तो ये बात पता होना चाहिए। आगे अगर हम लोग बात करें इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन क्या है, कि विथ रेफरेंस टू द पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के बारे में पूछा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज अ इंडिजिनियसली प्रिसिजन स्ट्राइक वेपन सिस्टम डेवलप्ड बाय एंटायरली बाय डीआरडीओ द्वारा इसको डेवलप किया गया है। गाइडेड लॉन्ग रेंज वेरिएशन यूटिलाइज एडवांस गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम टू इंश्योर प्रिसिजन एक्यूरेसी ओवर बोथ शॉर्ट एंड एक्सटेंडेड रेंज। और तीसरा आता है द लेटेस्ट लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल वेरिएंट रिक्वायर कंप्लीटली रीडिजाइन स्पेशलाइज्ड लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म सेपरेट फ्रॉम द स्टैंडर्ड इन सर्विस। पिनाका लॉन्चर से सेपरेटेड है,
सेपरेट नहीं है, उसी के अंदर है, इन सर्विस पिनाका लॉन्चर में स्टैंडर्ड में ही है, सेपरेट उससे नहीं है, और जो है कि कंप्लीटली रीडिजाइन नहीं किया गया बल्कि इसको और एडवांस किया गया। तो ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, थर्ड वाला इनकरेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड क्या है, करेक्ट है, तो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दूसरे पीआईबी की तरफ। अच्छा, ये पीआईबी भी था और न्यूज में भी था, ये भी वही, इसके साथ भी सेम केस है कि ये पीआईबी भी था और न्यूज में भी था कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज किया है रिपोर्ट ऑल इंडियन सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, कब, 2022-23 और 23-24 का। तो याद रखना है रिपोर्ट पब्लिश कब हुआ, 2026 में, लेकिन ये डाटा कब का, ये डाटा है 23 और 24 का। तो ये बात याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो ये डाटा पब्लिश किया है 2026 में किया, लेकिन इसमें जो डाटा है, जो मेंशन चीजें हैं, इंफॉर्मेशन जो है वो 23-24 की, ठीक है। इसमें क्या क्या बातें होती हैं समझे, कि ऑल ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन जो है वो एनुअली होता है, वेब बेस्ड स्टैटिस्टिकल एक्सरसाइज है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया जाता है। सबसे बड़ी बात है कब होता है, एनुअली होता है। इट्स सब एंड डेफिनाइट एडमिनिस्ट्रेटिव, हमें फिगर के बारे में बात करता है, कितने बच्चे इनरोल हुए हैं, कितना पार्टिसिपेशन है, कितने लोग हायर एजुकेशन में हैं, कितने फीमेल हैं, कितने मेल हैं, ये सब पूरा इन्फॉर्मेशन हमें इससे देखने को मिलता है। अगर बात करें, डाटा डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है रिकॉर्डिंग पार्टिसिपेशन रेट ओवर 19% जो है वो रजिस्टर्ड हुए हैं लगभग 56,180 इंस्टीट्यूशन में, से बढ़ के कितने 59,533। अगर बात करें ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, सबसे जरूरी इसमें ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो क्या होता है, तो समझिए क्या होता है कि जो भी हायर एजुकेशन होता है उसमें जनरली कितने से कितने साल के बच्चे रहते हैं, 18 से 23 साल के। तो हम देखेंगे कि हमारी टोटल पॉपुलेशन के 18 से 23 साल के कितने बच्चे, मान लीजिए 18 से 23 साल के हमारे पास जो टोटल पॉपुलेशन बच्चे कितने हैं, 100 है, कितने हैं, 100 है। अब इस 100 में से हम ये देखेंगे कि कितने बच्चे हैं जो हायर एजुकेशन कर रहे हैं, हायर एजुकेशन में इनरोल हुए होंगे। मान लीजिए इसमें से 80 जो है वो क्या है, हायर एजुकेशन में इनरोल हुए होंगे। तब हम क्या करेंगे, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अगर हमें निकालना है, तो टोटल हमारे पास बच्चे कितने थे जो इनरोल हो सकते थे, वो 100 थे, लेकिन है हमारे पास इनरोल कितने, 80। तो ये कहलाएगा क्या, 8/10, या फिर इसको हम लोग कह देंगे क्या, 4/5। ये 4/5 कहलाएगा क्या, हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का मतलब कि 18 से 23 साल की टोटल पॉपुलेशन और उसमें से कितने बच्चे जो हैं वो इनरोल हुए हैं स्कूल में, हायर एजुकेशन में जाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं क्या, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। उससे रिलेटेड यहाँ पे डाटा है कि उसमें जो है चेंजेस हुए हैं, ठीक है, बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है, तो अच्छी बात है, पॉजिटिव इंप्लीकेशंस हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि टोटल स्टूडेंट एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन रिलेटिव टू द कंट्रीज पॉपुलेशन विद इन द स्टैंडर्ड 18 से 23 एज ग्रुप वाले को हम लोग बोलते हैं, उसमें से कितने बच्चे इनरोल हुए हायर एजुकेशन में, उनको नाम दे दिए जीईआर। अगर बात करें प्रोग्रेस के बाद में, तो ओवरऑल प्रोग्रेस हमें क्या नजर में आ रहा है कि फ्रॉम 2014-15 में जो था वो था कितना, 23.7% से बढ़ गया कितना, 29.5 2022-23 में, और फिर इससे बढ़ गया 30.0% के आसपास, 30.0 के आसपास क्या हो गया 23-24 में, हमें ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो नजर आ रहा है। तो याद रखना है 30.0, ठीक है। साथ में कुछ सोशल ग्रुप इंक्लूसिविटी भी हमें नजर आती है कि शेड्यूल कास्ट के लोग कितने हुए, शेड्यूल ट्राइब के कितने हुए, या अदर बैकवर्ड कास्ट। तो शेड्यूल कास्ट के लोग की संख्या भी बढ़ी है, जो कितनी होगी 27.8 हो गई है, और एसटी की भी संख्या बढ़ी है जो कितनी होगी 22.8, और ओबीसी की भी बढ़ी है जो 1.80 करोड़ के आसपास जो है वो टच की है। ये बातें याद रखनी। आगे अगर हम लोग बात करें स्ट्रक्चरल एक्सपेंशन, फीमेल का पार्टिसिपेशन भी बढ़ता हुआ हमें नजर आया है। मेल पीयर्स जो है वो आउटपेसिंग हुए हैं, मतलब फीमेल जो है वो क्लाइम कर रहे हैं शार्पली, 31.2 हो गया, जो पहले 22.9 था, अब वो कितना हो गया 31.2 हो गया, तो फीमेल जो है वो बढ़ रही हैं। साथ में टोटल एब्सोल्यूट फीमेल एनरोलमेंट भी बढ़ा है, 42.2% से अकॉर्डिंग हुआ, बढ़ा है, कितना हो गया 2.24 करोड़ स्टूडेंट के आसपास। अगर बात करें जेंडर पैरिटी इंडेक्स का मतलब क्या होता है, डिफरेंस की बात कर रहा है कि कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं, तो इसमें आपको जो रेशियो देखने को मिलेगा फीमेल और मेल में, वो कितना 1.08 जो है देखने को मिलेगा। साथ में अगर बात करें कि जीपीआई स्टेट वो 1.0 फॉर 7 कंसेक्यूटिव ईयर में 1.0 से जो है ज्यादा है, तो ये अच्छी बात है कि जेंडर पैरिटी इंडेक्स कितना है 1.0 से लगातार 7 साल में क्या हुआ, ज्यादा हुआ है। तो ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, स्टेटमेंट डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि जो जीपीआई है, जो जेंडर पैरिटी इंडेक्स है ऑल इंडियन सर्वे के हिसाब से, वो कंसेक्यूटिव ईयर में 7 साल में 1.0 से ज्यादा है, तो हाँ ये स्टेटमेंट सही है, ये बात याद रखें। साथ में अगर स्टेम मोमेंटम की बात करें, स्टेम आपको पता है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात हो रही है, इसमें भी एनरोलमेंट जो है वो रीच हुआ है 1.02 करोड़ के। आगे अगर हम लोग बात करें एकेडमिक वर्कफोर्स रिजिलियंस के बारे में, फैकल्टी फुटप्रिंट,
टोटल टीचिंग स्ट्रेंथ जो है वो रीच हुआ है 17.32 लाख के आसपास। और जेंडर कंपोजिशन भी हमें नजर आ रहा है जिसमें कि 55.1% क्या है मेल है, 54.9% क्या है इसमें फीमेल है। आगे अगर हम लोग बात करें क्रिटिकल पॉलिसी और प्लानिंग सिग्निफिकेशन में, तो प्रोग्रेस टुवर्ड एनईपी 2020 जो आया था उसमें प्रोग्रेस हमें नजर आ रही है कि 3.30.0 हमारा जो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हो गया। याद रखना ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है किसी भी एग्जाम में कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना है, तो कितना है 30.0 है। ठीक है, जो हमारा टारगेट कितना है, हमारा टारगेट है कि हमें 50% इसको करना है 2035 तक। ठीक है, फिर सोशो इकोनॉमिक इंटरेक्शन की बात कर रहा है कि डाटा फंक्शन एविडेंस बेस्ड है। ठीक है, पीआईबी जो है बहुत जरूरी है क्योंकि पीआईबी से डायरेक्ट जो है क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो हमेशा की जैसे हम जो है अपनी शुरुआत पीआईबी से करेंगे। पीआईबी में कामराज पोर्ट बिकम्स इंडिया सेकंड मेजर पोर्ट बना है विथ 18 मीटर ड्राफ्ट कैपेबिलिटीज के साथ बूस्टिंग इंडियाज मैरीटाइम कॉम्पिटिटिवनेस। तो देखिए हुआ क्या कि हमारे पास एक पोर्ट था पहले, इसके कामराज पोर्ट सेकंड पोर्ट बना है। याद रखना ये कौन सा पोर्ट बना है, सेकंड पोर्ट बना है जिसके पास 18 मीटर ड्राफ्ट कैपेबिलिटीज थी। अभी 18 मीटर ड्राफ्ट कैपेबिलिटीज क्या होती है समझिएगा इसको जरा, कि देखिए अगर डेप्थ मान लीजिए ये कोस्ट है और ये क्या है रिवर है, और ये जो भी ओशन है इसका वाटर का डेप्थनेस है। ये डेप्थनेस जितनी ज्यादा रहेगी, 18 मीटर मतलब बात हो रहा है इस वाटर के डेप्थनेस की, डेप्थनेस जितनी ज्यादा होगी उतना ही हमारा जो शिप रहेगा वो आराम से आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस्टल एरिया पे आराम से आके डॉक हो जाएगा, जिसकी मदद से आराम से हम सामान को जो है अनलोड कर पाएंगे और लोड भी कर पाएंगे। तो यही जो है ये यहाँ पे अचीव हुआ है, 18 मीटर का क्या है ड्राफ्ट हमें इसमें देखने को मिल रहा है। चलिए आइए बात करते हैं और क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि कोर माइलस्टोन क्या हुआ, 18 मीटर ऑपरेशनल ड्राफ्ट जो है वो अचीव हुआ है इसमें, इस पोर्ट में, किस पोर्ट में, कामराजर पोर्ट में। और इसके पहले विशाखापट्टनम पोर्ट वो पहला पोर्ट, तो याद रखिए पहला पोर्ट कौन सा था, विशाखापट्टनम, तो दूसरा कौन सा है, कामराजर पोर्ट है। विथ द कंप्लीशन ऑफ दिस कामराजर पोर्ट ऑफिशियली बिकम ओनली द सेकंड मेजर पोर्ट बना इंडिया का जिसने 18 मीटर ड्राफ्ट कैपेबिलिटीज को अचीव कर लिया है। वही 18 मीटर मतलब कि डेप्थनेस की बात हो रही है कि रिवर का डेप्थ जो है, ओशन का डेप्थ जो है वो कितना हो गया, 18 मीटर हो गया है। और ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, ड्राफ्ट का मतलब समझिएगा जैसे ये मान लीजिए कोई शिप है, ठीक है, कोई शिप अगर है तो वो शिप का जो नीचे वाला एरिया होता है, वो नीचे वाला एरिया शिप का और जो पानी होता है उन दोनों का जो गैप होता है उसी को हम लोग ड्राफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट। तो ये जितना ड्राफ्ट रहेगा, जितना गहरा रहेगा, उतना आसानी होगा कि कोस्टल एरियाज पे क्या हो, आराम से जो भी हमारे वेसल है वो आके डॉक हो जाए, जिसके वजह से जो भी हमारा सामान है वो अनलोड और लोड आराम से हो। तो ये बात याद रखना है। और इट्स ज्वाइन द विशाखापट्टनम पोर्ट। विशाखापट्टनम पोर्ट क्या है, पहला पोर्ट था जो ये कैपेबिलिटीज को अचीव करता है। एक बार आवाज क्लियर कर ली, ठीक है। अब बात करते हैं टेक्निकल एंड फाइनेंशियल स्कोप के प्रोजेक्ट के बारे में। तो अपग्रेड वाज एग्जीक्यूटेड फॉर टारगेट इंजीनियर फेज एंड एम डीप चैनल जो है स्केलिंग इसमें की गई है। कैपिटल ड्रैगिंग फेज जो है वो 6 है। अगर बात करें इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल कितना पैसा खर्चा हुआ क्या हुआ, तो लगभग 440 करोड़ रुपए जो है वो बताया जा रहा है कि खर्चा हुआ है। प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है डीपिंग द आउटर अप्रोच चैनल को हमें क्या करना है इसमें और डीप किया गया है फ्रॉम 20 मीटर टू 23 मीटर, द इनर एंट्रेंस चैनल फ्रॉम 19 मीटर टू 22 मीटर, the optimizing the harbor basin and alongside berth to safely sustain the 18 मीटर ड्राफ्ट को क्या कर पाए, सस्टेन कर पाए। इसीलिए आगे अगर हम लोग बात करें कि ये कैप कॉम्प्लेंट स्टेटस क्या होता है समझिएगा, तो ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, रेफर टू द डिस्टेंस बिटवीन द वाटर लाइन एंड द बॉटम ऑफ द हल। बॉटम ऑफ द हल का मतलब क्या होता है, जो भी कोई हमारी सीप होती है, नाव होती है, तो नाव का जो आखिरी वाला हिस्सा होता है, एकदम बॉटम वाला जो हिस्सा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं हल। क्या बोलते हैं, हल। तो बॉटम ऑफ द हल मतलब यहाँ पे ये, और साथ में वाटर लाइन, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो वाटर लाइन है और ये, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या नाम देते हैं, ड्राफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट बोलते हैं। द डीपर ड्राफ्ट मींस अ पोर्ट कैन होस्ट सिग्निफिकेंटली लार्जर मर्चेंट वेसल, कि जितना ड्राफ्ट ज्यादा रहेगा उतने बड़े बड़े शिप क्या हो पाएंगे, बड़े आराम से आ पाएंगे कोस्ट के किनारे पे। तो जितना डेप्थ अच्छा, जितना ज्यादा डेप्थ उतनी हमारी अच्छी बात। तो कोस्ट के किनारे जितना ज्यादा डेप्थ होगा उतने ज्यादा से ज्यादा बड़े बड़े शिप क्या हो पाएंगे, वेसल जो है वहां पे आ पाएंगे। साथ में अगर हम लोग बात करें, दिस अल्ट्रा लार्ज बल्क कैरीज टू बिग टू ट्रांजिट द सुएज और पनामा कैनाल और सुएज कैनाल से जो इतने बड़े बड़े शिपमेंट आ रहे हैं वो बड़े आसानी से क्या हो गए यहाँ पे आ जाएंगे। तो कर्मराज पोर्ट नाउ क्लियरली हैंडल कार्गो पार्सल 1,40,000 1,70,000 के आसपास जो है टन को वो संभाल लेगा, कोई दिक्कत